एक बात होठों तक है जो आई नहीं, आंखों से बस है झांकती, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, और दुनिया से भी वो छुपती नहीं, ना जाने वो कौन सी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयंक और आज इस वीडियो में वो कौन सी बात है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और हर आदमी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दिए जा रहा है। यहाँ तक कि द प्रिंट ने एक आर्टिकल में ये भी बोला कि वी डू नॉट नीड पैराशूट कमेंटेटर्स, वी नीड सीरियस चाइना एक्सपर्ट्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे भारत चीन को हमेशा के लिए धोबी पछाड़ कर सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि इसका मेरे चैनल एनीबडी कैन विन इलेक्शन से क्या लेना देना है, क्योंकि यदि कोई भी नौजवान आगे चुन के जाता है या चुनाव जीत के जाता है तो उसको अपनी एक फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी होगी, और फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए उसको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी रणनीति थी महाराजा रंजीत सिंह की जिसकी आज सख्त आवश्यकता है। मुझे पहली बार जानकर हैरानी हुई कि देशों की भी कुंडलियाँ होती हैं, और यदि कुंडलियाँ होती हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी होता होगा, और यदि डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती होगी। हर देश, हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन को यदि हम एक इंडिविजुअल की तरह देखें तो हमारी समझ उसके बारे में और बढ़ सकती है, परंतु क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम उसको समझने में मुश्किल कर देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल के देखने के बाद हमें उसकी हैबिट्स और पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है, क्योंकि हैबिट्स कभी बदलती नहीं हैं। और एक ऐसी ही हैबिट है चाइना की जो 1947 में उन्होंने अपनाई थी। ये हैबिट है तो बहुत ही नहीं, परंतु है बहुत ही कंसिस्टेंट। 1947 के बाद आज तक चीन इसे बार बार उपयोग करा जा रहा है। एंड द वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू लुक एट द पास्ट। 1937 में चीन में एक सिविल वॉर चल रही थी कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में, और नेशनलिस्ट क्योंकि रूलिंग होते थे उस समय जापान का युद्ध होता है। माओ जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको लोगों ने सलाह दी कि नेशनलिस्ट को इस बार लड़ने दिया जाए और हम तब तक जापान वापस जाता है, हम शांति से बैठते हैं। परंतु माओ समझदार थे, उन्होंने पहचाना कि ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने लोगों को ट्रेन करने का, क्योंकि अगर ये इसमें भाग नहीं लेंगे तो ये फिर कल को नेशनलिस्ट से नहीं लड़ पाएंगे। कुछ समय बाद जब जापान वहाँ से गया तो इसी अनुभव को माओ ने नेशनलिस्ट को हराने में प्रयोग करा। इस स्ट्रैटेजी को उन्होंने नाम दिया स्ट्रैटेजी ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और पावर में आने के बाद भी अनेकों बार वो इसका इस्तेमाल करते रहे। तो सालों बाद जब एक जापानी विजिटर माओ के पास आया मिलने, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए उस युद्ध के लिए। तो माओ ने कहा कि वो माफ़ी नहीं, हम उस युद्ध के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को माओ ने पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करा। पहला, नेवर पिक अ फाइट विद समबडी हु यू कैनॉट विन विद। माओ को पता था कि जापान हारा जाएगा, इतने बड़े देश को वो नहीं संभाल पाएगा, तो इसलिए उन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया। दूसरी बात, माओ ने कहा कि यदि कोई दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनाओ, यदि आपका दोस्त हो तो उससे भी दुश्मनी लीजिए आप। ऐसे समय में जब भारत और चीन की जो दोस्ती थी सिर्फ अनुकूल चल रही थी, ऐसे समय में चीन ने दोबारा इस स्ट्रैटेजी को अपनाया और भारत से ऐसे समय में दोबारा दुश्मनी मोल ली। और तीसरी, इस पूरी लड़ाई को गुड वर्सेस इविल, अपने लोगों को ऐसे प्रेजेंट कर दो कि वो लोग गलत हैं और हम लोग सही हैं। तो आपने देखा होगा भारत और चीन की टेंशन के बीच में चाइना ने सारे भारत के ब्रॉडकास्टर्स और न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया और केवल अपना नैरेटिव चलाया कि एग्रेशन उन लोगों ने चालू करी, एग्रेशन हम लोगों ने चालू नहीं की। परंतु वो जानते थे कि एग्रेशन उन्होंने चालू करी थी। उसके तत्पश्चात वो बार बार कहते रहे नहीं, भारत की गलती है, भारत की गलती है। इससे एक विन विन सिचुएशन बनती है। सबसे पहली कि आखिरी वॉर जो चाइना ने लड़ी वो 40 साल पहले थी वियतनाम की, और उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। और ऐसे समय में इस स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ करके, स्ट्रैटेजी ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट से वो बार बार अपने लोगों को ट्रेन करते रहते हैं और टेंशन्स के आदी होते रहते हैं। और दूसरा विन उनका ये है कि जब
पूरा विश्व उनके खिलाफ हो जाता है तो उन्हीं के लोग उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हो जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी सुलझाने की नहीं परंतु उलझाने की है। माओ ने अपने जीवन में हमेशा यूएसए और सोवियत यूनियन से अपनी जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको इनकरेज करा, ना कि उनको सुलझाने का प्रयास किया। आइए अब भारत की स्ट्रैटेजी समझते हैं, इंडिविजुअल और हैबिट पैटर्न को समझते हुए, जो मैंने शुरू में बताया था। आपने अक्सर सुना होगा कि हम भारतवासी बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने 10,000 साल के इतिहास में कभी भी किसी भारी मुल्क पर आक्रमण नहीं करा। ये सोचने वाली बात है कि यदि हमने 10,000 साल में किसी भारी मुल्क पर आक्रमण नहीं करा और हमने अपने आप में 15,000 युद्ध से भी अधिक लड़ लिए, तो क्या कोई ये गर्व पाने की बात है कि हमने किसी और के साथ लड़ाई नहीं करी परंतु हमने अपने आप में 15,000 से ज़्यादा युद्ध लड़ लिए? तो हमको इस फॉरेन पॉलिसी की सोच में सबसे पहले फ़र्क लाना पड़ेगा और हमें हमेशा खड़े खड़े वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले किसी ने युद्ध किया तो हम उसको अटैक करेंगे या तब हम उसको रिटेलिएट करेंगे। एग्रेसिव फर्स्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कभी कभी। आइए अब देखते हैं कि ये इंडिविजुअलिज्म और हैबिट की जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस पार्टी को कैसे अफेक्ट करती है। यदि आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद इत्याधिक समय से पावर में रही, जैसा कि लोग कहते हैं, तो जो संघर्ष, जो त्याग उन लोगों ने आज़ादी के टाइम पे सीखा था, इत्याधिक पावर में आने के बाद वो थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए कांग्रेसियों को अपोजिशन में रहने का इतना अनुभव नहीं है जितना बाकी पार्टियों को है, और इनके मेंबर जो अपोजिशन में हैं उनको रूलिंग पार्टी में स्विच कर रहे हैं। परंतु 70 साल पावर में रहने के भी कई फ़ायदे हुए। वो ये थे, ये एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स और डिप्लोमेट्स हो गए। तो आपने देखा होगा इत्याधिक युद्ध इन लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी से, चाहे वो सिक्किम का मिलाप हो, चाहे वो बांग्लादेश का युद्ध हो, केवल अपनी डिप्लोमेसी से भारत को जिताए। आइए अब देखते हैं ये इंडिविजुअलिज्म और हैबिट की जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है बीजेपी पर कैसे लागू होती है। क्योंकि बीजेपी कई साल सत्ता में नहीं रही, उन्होंने संघर्ष करा और हर चीज़ का ध्यान पाने के लिए उन्होंने चीख कर रोडों पर, सड़कों पर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला कर सरकार को बताया कि ये है। तो इसका नुकसान ये हुआ, जब वो सत्ता में आए तो हर चीज़ को उसी हर्ष और उल्लास से वो सेलिब्रेट करने लगे। यहाँ तक कि जो लिपुलेख रोड कैलाश मानसरोवर के रास्ते पे भारत ने बनाया, वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ विश्व को चकित करते हुए सेलिब्रेट करा। इससे नेपाल नाराज़ हुआ और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी से ही सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, यदि आपको पता है। अब आइए देखते हैं कि डिप्लोमेसी पे इसका क्या फ़र्क पड़ा। क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में ज़्यादा रही है तो उनकी डिप्लोमेटिक मसल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, और इस स्ट्रैटेजी की वजह से आप यदि देखें कंधार, कारगिल और पुलवामा का एक डिप्लोमेटिक फेलियर रहा होगा, मेरा मानना है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कैसे महाराणा रंजीत सिंह की आज हमें सबसे बड़ी कमी खली। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है महाराजा रंजीत सिंह की जो हमें आज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दोस्तों, 2 इंडो सिख वॉर हुई और ब्रिटिश हमेशा महाराजा रंजीत सिंह को बहुत पावरफुल मानते थे और वो उनसे लड़ने से डरते थे। उनका, महाराजा रंजीत सिंह का ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी इत्याधिक आवश्यक है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्मी को, जो ब्रिटिश टैंक्स थे उनके साथ मैच करने के लिए अपनी आर्मी को अपकीप रखा। यदि आप देखें, जब अलेक्जेंडर भारत आए तो पोरस ने उनसे युद्ध लड़ा। पोरस वो युद्ध केवल इसीलिए हार गए क्योंकि पोरस ने वो युद्ध हाथियों पे लड़ा और अलेक्जेंडर ने घोड़ों पर। हाथी दिखने में बलवान हैं परंतु मोबिलिटी, टेक्टिलिटी में वो युद्ध में इतने कुशग्र साबित नहीं होते जितने अलेक्जेंडर के घोड़े साबित हुए। और हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी के युद्ध मशीनरी और वेपनरी से होगी, और ये जो बड़ा सा डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में 3 to 10 टाइम्स का, उसे हमें फिल करना पड़ेगा। हमारे सैनिक बेशक ही उनसे ज़्यादा बहादुर हों, हमारा जियोग्राफिकल एडवांटेज बेशक ही ज़्यादा हो, परंतु जब तक हमारा ये गैप फिल नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्स नहीं होंगे, तो इसका हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए ना, युद्ध के समय में डिफेंस मिनिस्टर रशिया जाते हैं आर्मी ख़रीदने। ये तो एक बड़ी हास्य वाली बात थी कि बारिश होगी तो छाता खरीदेंगे। The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemies not coming, but on our own readiness to receive him. Not on the chance of his not attacking, but rather on the fact that we have made our positions unassailable.
बाय सुन त्जू ये कहते थे, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वेपन अपकीप में हमारी इकॉनमी डाउन जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, वेपन अपकीप के दो फ़ायदे होते हैं, एक दिखाने का और एक चलाने का। जो दिखाने का, जो पूरे विश्व को पता है कि हमारी वेपनरी डेफिशिट है 3 to 5 टाइम्स लेस देन चाइना। यदि वो पहले होगी तो चाइना भी 10 बार सोचेगा हमसे युद्ध लड़ने के लिए। यदि आज पाकिस्तान ने सोचा होता कि हम पहले अपनी देश की इकॉनमी बनाएंगे तब जाके हम लड़ेंगे, तो वो कभी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट नहीं होता। परंतु प्रेसिडेंट अयूब खान ने कहा था कि हम घास खाएंगे परंतु हम न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट होके रहेंगे। तो ये प्रोग्रेसिव व्यू करना पड़ेगा एक वेपन डेफिशिट हमें ख़त्म करने के लिए। अब सवाल इस बात का है कि भारत चाइना को धोबी पछाड़ कैसे करे। तो मेरा मानना है कि भारत चीन को धोबी पछाड़ केवल एक तरीके से कर सकता है, कुछ नया बनाकर नहीं, परंतु रूठे को मनाकर। भारत पाकिस्तान का रिश्ता क्या, कुछ गैर जिम्मेवार लोग टीवी पर जाकर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का माँ बेटे का रिश्ता है। हो सकता है ऐसा हो, परंतु माँ भी तभी माँ है जब बेटे को उसमें ममता दिखती हो। वो मना कर रहे हैं और आप उन पे अपनी ममता थोपे जा रहे हो, तो ये गलत है। मेरा मानना है भारत पाकिस्तान का भाई भाई का रिश्ता है। आपने देखा होगा अक्सर कि दो भाई आजू बाजू के घर में रहते हैं, जो बाबूजी का घर होता है उसे ही बांट लेते हैं, छोटा भाई दूसरा ले लेता है जैसे ही बड़ा होता है, और बड़ा भाई दूसरा ले लेता है। ये एक नहीं, पूरे भारत में अनेकों उदाहरण हैं ऐसे कि जहाँ दो भाई अपना घर बाजू बाजू बनाते हैं जैसे ही बड़े होते हैं। तो यही चीज़ है जो देश के साथ हुई है। छोटा भाई ने अपना अलग घर बनाया और बड़े भाई ने अलग अपना घर बनाया। तो भारत पाकिस्तान का रिश्ता एक दो भाइयों का रिश्ता है। सबसे पहले ये बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है। और अब समय आ चुका है इनके मिलाप का। विक्टर ह्यूगो कहते हैं, देयर इज़ नो थिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। जर्मनी यूनाइट हुआ, इटली यूनाइट हुई, यहाँ तक कि वियतनाम भी यूनाइट हुआ। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा होगा, परंतु हाँ, क्योंकि पूरे संसार ने इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाया है, जो आम तौर पर दो भाइयों की लड़ाइयों का सब उठाते हैं हमारे वैसे ही जीवन में, तो इनको यूनाइट करना ही होगा। और वो प्यार आज भी बरकरार है। जब पाकिस्तान के नोबेल लॉरिएट अपना नोबेल प्राइज़ जीते अब्दुल सलाम, तो वो अपने गुरु मिस्टर गांगुली के पास बंगाल में जाते हैं। और ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी फ्लैग क्रिकेट स्टेडियम में भारत का नेशनल एंथम गा रहा था। अभी 10-15 दिन पहले भारत पाकिस्तानियों ने मिलकर लंदन में वंदे मातरम गाया। क्योंकि प्यार स्वाभाविक है, केवल नफ़रत सिखाई जाती है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली YouTube वीडियो के ऊपर बताया है कि कैसे प्यार और नफ़रत भुलाई जाती है। और यदि आप मिलाप नहीं करना चाहते तो ना करें, परंतु मार्केटिंग वर्ल्ड में हमारे रीजन को फिर भी एक ही समझा जाता है। आपने अनेकों बार किताबों के कवर पे देखा होगा, फॉर सेल इन साउथ ईस्ट एशिया ओनली। और यहाँ तक कि हमारे मुहावरे, हमारी कहानियाँ, हमारी किस्से, हमारे लोकगीत भी एक हैं। और इस प्रांत के लोग जब बाहर अमेरिका या यूरोप में जाते हैं तो आज भी भाई भाई की तरह रहते हैं। वहाँ अनडिवाइडेड इंडिया के लोगों की तरह रहते हैं, परंतु ये नफ़रत, ये सिर्फ यहाँ के लोग यहीं पे लड़ रहे हैं। वहाँ पे ये फिर भी पढ़े लिखे लोग फिर भी वैसे रह रहे हैं। 1857 से पहले कम्युनल लड़ाइयाँ बहुत ही मिनिमल होती थी, और जब 1857 की क्रांति हुई तो हिंदू मुसलमान दो भाइयों की तरह अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। एंड द ब्रिटिश वर अमेज्ड टू सी with what unity we fought tooth and nail to give them a hard time। तो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के थ्रू हम लोगों में कम्युनलिज्म फैलाना स्टार्ट करा, हम लोगों को बांटना स्टार्ट करा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये बताया गया कि हिंदूज़ के लिए हिंदी है और मुस्लिम्स के लिए उर्दू है। फिर इसी लाइंस पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनने स्टार्ट हुए। और यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ हमें छोड़ के जा रहे थे तो उन्हें ये पता था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही स्किलफुल हैं, बहुत ही मेहनती हैं, ये आगे जाके एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह डेवलप होगा। और यदि भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह डेवलप हुआ, जो वेस्ट के देशों की दुकानें हैं वो बंटाधार हो जाएंगी। क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रिसोर्सेज के लिए डेवलप करना था, तो इसलिए उन लोगों ने हमें बांट दिया। परंतु इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा केवल और केवल चीन ने उठाया। वो यूनाइटेड था
और जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बनी थी उन लोगों ने उसे इनकैश करा। और आज जब चीन प्रगति कर रहा है तो उसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए उन लोगों ने हमें बांटा था, वो उनसे परेशान हैं। और इसी कारण के लिए, जिस कारण के लिए उन लोगों ने हमें बांटा था, हो सकता है वो हमें जुड़ने में फिर मदद करें। और जिस कश्मीर को आज सब लोग एक लड़ाई के तौर पे देख रहे हैं, हो सकता है वही कश्मीर एक चाबी बने, क्योंकि दुर्भाग्य में भी कई बार सौभाग्य होते हैं। बहुत खून बह चुका है, वही कश्मीर एक चाबी बनेगा, जिससे रहते हुए फ्रेंच जर्नलिस्ट फ्रांसिस्को गोइटर भी कहते हैं कि हो सकता है हम यूनाइट हों, क्योंकि पार्टीशन मस्ट गो। और जो मैं ये बात बताने वाला हूँ, मैंने इसकी पहल नहीं करी है। सबसे पहले गांधी जी ने अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि वो पाकिस्तान में सेटल हो जाना चाहते हैं। उसके बाद महान फ़िलासफ़र औरबिंदो, जिनका पौंडीचेरी में आश्रम है, उन्होंने इसकी पहल करी कि पार्टीशन मस्ट गो। फिर 1950 के आसपास भारत के अखबार प्रभात ने ये कहा कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया मस्ट गो। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मुस्लिम लीग के अखबार ने कहा कि अवामी लीग भारत और पाकिस्तान की मिलाप के लिए लगा हुआ है। और हाल फिलहाल में भारत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज श्री मार्कंडे खाटजू जी ने इसको आगे बढ़ाया है और इंडिया रीयूनियन एसोसिएशन को चलाया है। पाकिस्तान की तरफ से नसीम यूसुफ और लाल खान इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और पहली बार मैंने मार्कंडे खाटजू को ही 5 से 6 साल पहले सुना था और उनके आइडिया से प्रभावित हुआ था कि कैसे ये हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु असली फ़ैसला जनता के लोगों के बीच में है, क्योंकि सरकार केवल हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन है। हमें फ़ैसला करना होगा कि हमें 5000 साल का भाईचारा वापस चाहिए या 60 साल की नफ़रत। हमारे हीरोज़ उनके भी हीरो हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज भी सर छोटू राम की फ़ोटो लगी हुई है और हमें भी याद है कि पाकिस्तान मुल्क की तरफ से कितने ही लोग थे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपनी जानें गंवाईं। हमें फ़ैसला ये करना होगा कि हमें नफ़रत चीन से ज़्यादा है या पाकिस्तान से। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये विदेशी मुल्क हम लोगों को मूर्ख बनाकर आप तो एक होना चाहते हैं और हमको अलग अलग करना चाहते हैं। द वेरी यूज़ ऑफ वर्ड यूनाइटेड in the United States of America shows the dissent that is very much prevalent over there। आप देखेंगे हमारे मुल्क के लोगों का खाना, व्यवहार और रहन सहन, कपड़े, संगीत सब एक है, परंतु हम धर्म की लाइन पर अलग अलग होते जा रहे हैं। और अमेरिका में जो ब्लैक्स जो दूसरे कॉन्टिनेंट से आए थे, वो रंग रूप, रहन सहन, पहन, खाने में, हर चीज़ में उनसे अलग हैं, परंतु कैसे धर्म की लाइन पर उनको एक करा जा रहा है। तो ये एक आइडिया है कि कैसे हम लोगों को तो डिस्ट्रक्टिवली तोड़ा जा रहा है जब हम एक हैं, और कैसे विदेशी मुल्कों में जो जितने भी लोग अलग हैं उनको किसी एक धारा में पिरोकर जोड़ा जा रहा है, परंतु हम लोग इस बात को कैसे कैश नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कैसे करना है, इसके लिए बुद्धिजीवी बैठें और अभी से एक प्लान बनाकर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी वैसे करें। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो सकता है इसको यूरोपियन यूनियन की तरह चलाया जाए, की पोस्ट को अल्टरनेटिवली चेंज करा जाए, या हो सकता है हम ऐसे कर सकते हैं जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की फ़्लैग अलग अलग हों परंतु हों एक। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो है एरिया वाइज रिजर्वेशन करके इसको आगे बढ़ाया जाए। कंट्री एक हो, आर्मी एक हो, करेंसी एक हो, 100 पे गांधी जी का नोट हो और 50 पे जिन्ना जी का फ़ोटो हो। या फिर एक ये कन्फेडरेशन की तरह कहा जाए कि डॉन न्यूज़पेपर में दिए गए इंटरव्यू में अडवाणी जी ने एक बार कहा था कि 2 देश एक जीवन की तरह ये आगे चलें। और हो सकता है हम प्रॉमिस करें कि हम इनका जो नेशनल डेब्ट है वो पे करें और इसके तहत कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो। और सल्यूशन भी यही है, क्योंकि इतना डाइवर्स एरिया केवल एक सेकुलरिज्म के रास्ते पे ही चल सकता है। धर्म के रास्ते पे चलाने की पाकिस्तान ने पूर्ण कोशिश कर ली है, बट इट हैज़ बिकम अ फेल्ड स्टेट। इसको यदि समझना है तो ऐसे समझना होगा कि यदि कोई गाड़ी है और केवल उसके जो 4 धर्म हैं उसके टायर हैं और वो आगे बढ़े हैं, तो एक धर्म जिसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो फंक्शन यदि करना बंद कर दे, जैसा पाकिस्तान में हुआ है, तो हो सकता है वो गाड़ी आगे चले।
तो हम लोगों को भी सेकुलरिज्म के बेसिस बनाते हुए एक यूनाइटेड इंडिया को आगे बढ़ाना होगा। हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी लूज़ करनी पड़ेगी। उनके नेशनल हीरोज़ को भी अपनी हिस्ट्री बुक्स में थोड़ी जगह देनी पड़ेगी। जैसे मेरे फेवरेट कैप्टन कर्नल हैं जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए, जिनको भारत की आर्मी ने रिकमेंड करा था उनके हाईएस्ट ऑनर के लिए। और ऐसे ही भारत सुपर पावर बन पाएगा। और मज़हबी जहर को स्कूल लेवल से ही मिटाने के लिए बच्चों को सेंसिटाइज करा जाएगा कि दैट दिस कंट्री विल वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ दिस एंड दिस दैट विल बी लेड डाउन। और रिलीजन एक्सट्रीमिज़म नहीं चलेगी। इस लाइन पर इस देश को, जो गाने में हमने अक्सर सुना है, आओ सपनों वाला हिंदुस्तान बनाएं, उसको ऐसे चलाएंगे। हाँ, इसके लिए हमें कुछ नुकसान भी होगा, हमारी आइडेंटिटी भी जाएगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, कनान ने गाना गाया था, लूज़ इनहिबिशन, उसी प्रकार से जब हम किसी को स्वागत करेंगे तो हो सकता है हमारी कुछ आइडेंटिटी लॉस्ट हो। इसमें मैं एक शायर के 4 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, वो हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा कुछ चाहे, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। उस समय पर एम्पुटेशन हुआ था और अब आवश्यकता लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। आओ हम सपनों वाला भारत बनाएं। अंत में, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, मुझे ये पूरी सिचुएशन कौरवों और पांडवों की तरह नज़र आती है। जब श्री कृष्ण दुर्योधन को मनाने जाते हैं कि युद्ध ना करें और भाई भाई मिलकर रहें, तो वो पंक्तियाँ भारत की खोज में लिखी गई नेहरू की किताब में, वो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। मैंने उसको रीफ्रेम करा है भारत पाकिस्तान की नीड को समझते हुए। हो सकता है आपको पसंद आए। आज इतना मैं कहने आया हूँ, भाई भाई से युद्ध ना हो, संदेश शांति का लाया हूँ। आप लोग इस देश के आधार स्तंभ हो, न्यायी हो, सच में नायक हो, दिखलाने वाले सही राह, निर्देशक सबके रक्षक हो। फिर क्यों अधर्म, क्यों लोभ भैर वो विश्लेषण कहलाते, क्यों झूठ कपट की हवा चली, दुर्दीन के बादल मंडराते। हम दोनों पर है संकट छाया और दोनों का नाश कर रहे हैं वो, चाहे तो निवारण हो जाए, है नहीं असंभव वैसा हो। निर्भर सब कुछ हम पर तुम पर है करता, निर्भर सब कुछ हम पर तुम पर दोस्तों, ये समझना है हमको। तुम मनाओ पाकिस्तानियों को, हम समझाएंगे भारतवासियों को। भारत पाकिस्तान संग संग होंगे तो बल के संग होगा विवेक। क्या हमको छेड़ने का साहस कर पाएंगे मिलकर अनेक? अक्साई चिन्ह पर अधिकार फिर हमारा होगा और तुम एक सुपर पावर, भला इससे भी बड़ा कोई सुख होगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे बताएं कि मैं अगली वीडियो किस विषय पर बनाऊं।